नमस्ते, सुप्रभात बच्चे। आज की सिद्धिदात्री पाठशाला में हम लोग कुंवर नारायण जी की कविता पढ़ेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में कुंवर नारायण जी की दो कविताएं हैं। पहली कविता है कविता के बहाने और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। अब हम देखते हैं कुंवर नारायण जी का काव्य जीवन कैसा था। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनका काव्य जीवन 1950 के आसपास से शुरू होता है। तो उस समय तक नई कविता जन्म ले चुकी है। नई कविता की शुरुआत लगभग 1943 के आसपास से हुई थी, जिसके जनक अगेय जी माने जाते हैं। अगेय जी तार सप्तक के भी संपादक थे। प्रथम तीसरा तार सप्तक में कुंवर नारायण जी की जो कविताएं आई, तो लोगों ने इनकी कविताओं में जो चीज़ें पाई वो उनके समकालीन कवियों में नहीं थी। इनकी कविता में इतिहास और मिथक का बहुत ही सुंदर समन्वय हुआ है। वे इतिहास और मिथक को लेकर वर्तमान को देखते हैं। उनकी कविता में आधुनिकता और परंपरा दोनों का सम्मिश्रण है। वे आज की कविता पर कुछ सोचते हैं, वे कुछ कहना चाहते हैं। हालांकि तीसरा तार सप्तक में वे तार सप्तक के सदस्य भी बन चुके थे। नई कविता जिस गति से चल रही थी, कुंवर नारायण जी को लग रहा था कि कविता अपना अस्तित्व ही खो चुकी है। वे सशंकित थे कि कविता का वजूद ही इस यांत्रिक युग में खत्म होता नजर आ रहा था। और कविता के बहाने उन्होंने कविता को परिभाषित किया कि कविता कैसी होनी चाहिए। कविता कैसी होनी चाहिए, इस पर उन्होंने कविता के बहाने कविता में कुछ बताने की कोशिश की है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है कि कविता एक चिड़िया की उड़ान तो है, लेकिन चिड़िया की उड़ान सीमित है और चिड़िया कविता की उड़ान को नहीं समझ सकती, क्योंकि वह सीमित उड़ान होती है और कविता की उड़ान सीमित नहीं होती है। कविता की उड़ान असीम है। कविता कैसी होती है? बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के मारे। कविता के मतलब क्या होता है कि वह घर घर में भेद नहीं करता। वो हर घर में, हर स्थान में, हर समय में वो रहती है। कविता ऐसी नहीं होती है कि कहीं जाति, धर्म या स्थान या सीमा में बंधकर होती है। कविता असीम होती है। उसकी उड़ान चिड़ियों की तरह सीमित नहीं होती है, इसलिए चिड़िया उसकी उड़ान को नहीं समझ सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के मारे। चिड़िया क्या जाने, चिड़िया क्या जानेगी? उसकी जो सीमा है उड़ने की, बस वहीं तक वो उड़ सकती है। कविता के बारे में कहा भी गया है कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। तो कविता तो ऐसी होती ही है कि वो उसका कोई बंधन नहीं होता है। वो स्वतंत्र होती है, वो असीम होती है। उसके पंख चिड़िया की तरह तो होते हैं, लेकिन उसकी उड़ान चिड़िया से अलग होती है, वह असीम हो जाती है। दूसरा उदाहरण कुंवर नारायण जी दूसरे बंद में एक फूल से दिया है कि कविता में फूल की खुशबू है, लेकिन वह फूल की तरह मुरझाती नहीं है। कविता, उसमें खुशबू शाश्वत रहती है। उसकी खुशबू खत्म नहीं होती है, वो अनंत काल तक उसकी खुशबू रहती है और ना ही मुरझाती है। फूल तो खिलता है, जैसे कविता खिल जाती है वैसे फूल भी खिलता है, लेकिन फूल एक समय के बाद मुरझाता है, उसकी खुशबू खत्म होती है। लेकिन कविता ऐसा फूल है जिसकी ना तो खुशबू खत्म होती है और ना ही कभी मुरझाती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। फूलों की तरह कविता तो खिलती है, लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल कैसे जान सकता है कविता का खिलना, क्योंकि कविता का खिलना असीम है। वह फूलों की तरह कविता खिल जाती है, लेकिन मुरझाती नहीं है। उसकी खुशबू खत्म नहीं होती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। यानी कविता की जो खुशबू होती है वह कभी भी न तो देश और काल में बंधी हुई होती है।
तो जाति और धर्म में बंधी हुई होती है। उसकी खुशबू सर्वत्र चारों दिशाओं में हर काल में रहती है, इसलिए फूल की खुशबू की तरह वह सीमित नहीं है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता बच्चों की खेल की तरह असीम है। जैसे बच्चों का खेल खत्म नहीं होता, बच्चों का खेल असीम होता है। बच्चों में जैसे असीम संभावनाएं होती है, उसमें जैसे असीम ऊर्जा होती है, उसी तरह से कविता में भी असीम संभावनाएं होनी चाहिए। कविता में उसी प्रकार से जैसे बच्चों के मन में अपना पराया का भाव नहीं होता है, उसी प्रकार से कविता में भी अपना पराये का भाव कभी नहीं होनी चाहिए। यह भाव कविता में आकर कविता को संकुचित कर देती है, इसलिए कविता में ऐसे भाव आने ही नहीं चाहिए। वो स्थान में ना तो बंधे होने चाहिए और ना ही समय में बंधे होने चाहिए। बच्चों की तरह कविता के कदम हमेशा बढ़ते रहने चाहिए, उसमें बच्चों की तरह हमेशा संभावनाएं दिखाई पड़ती रहे। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने। बच्चे जैसे यह अपना घर वो उसका घर ये नहीं जानता, वो सब घर में उसका प्रवेश है और निशंक होकर जाता है। उसी तरह से कविता में कोई बंधन नहीं, वो सब समय सब स्थान में कविता घूमती है, उसकी खुशबू जाती है, उसकी उड़ान रहती है। तो कविता ऐसी होनी चाहिए जिसमें अपार संभावनाएं हो, अपार शक्ति हो, जिसमें कोई बंधन नहीं हो। तो कविता इस प्रकार की होनी चाहिए और यह बच्चों की खेल की तरह होनी चाहिए। जिस तरह से बच्चे खेल में अनेक उपकरणों को रखते हैं, उसी तरह से कविता में शब्दों का खेल होता है। अनेक शब्दों के माध्यम से कवि अपने असीम भावनाओं को उसमें व्यक्त कर सकता है। तो बच्चे इस प्रकार से कविता के बहाने कविता में कवि ने कविता को परिभाषित करने की कोशिश की। चलिए अब देखते हैं दूसरी कविता। बच्चे, बात सीधी थी पर, यह जो कविता है उनके काव्य संग्रह कोई दूसरा नहीं है, से ली गई है। अब इसमें कवि कहता है कि जो कविता होती है वो भाषा का लालित्य ही नहीं होता है, उसमें भाव प्रमुख होता है। हम जो कहना चाहते हैं, जिसको कहना चाहते हैं, वहाँ तक जब वह भाव नहीं पहुँच पाता है तो शब्दों के आडंबर में, भाषा के भ्रमजाल में फंसकर बात अच्छी नहीं होती, उसमें कसावट नहीं होती है, उसमें सशक्तता नहीं आती है, उसमें मजबूती नहीं आती है। तो भाषा को लेकर सीधी साधी बात भी अटक जाती है। कविता में कवि यही कहना चाहता है। और कैसे अटक जाती है? वो इस प्रकार से, जैसे कविता में कवि एक एक कर कहता है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अब बच्चे, हम कविता की जब भी व्याख्या करते हैं, उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें पूर्ण विराम, अल्प विराम और डैश वगैरह का बहुत ही महत्व होता है। कवि कविता में अपने भावों को कहाँ तक लिखता है, उसके बाद अल्प विराम दे देता है, पूर्ण विराम दे देता है, डैश देता है, इसमें भी भाव प्रकट होते हैं। तो पहले बंद में कवि कहता है कि बात सीधी थी, सीधी साधी बात थी, पर एक बार भाषा के चक्कर में बात जरा टेढ़ी फंस गई। भाषा के चक्कर में, यानी बात छोटी थी, सीधी सादी थी, लेकिन भाषा के लालित्य जुटाने में, भाषा को सुंदर बनाने में बात फंस गई, यानी सीधी सादी बात भी टेढ़ी हो गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मड़ोड़ा, उसे पाने की कोशिश में किसी, यानी बात को सुंदर ढंग से सजाकर लोगों के सामने रखें, भाषा के लालित्य से सुंदर बनाकर लोगों के सामने अपनी बातों को रखें। ऐसे में क्या हो गया कि शब्दों को, भाषा को उल्टा पलटा, उस भाषा को तोड़ा मरोड़ा, घुमाया भी फिराया भी, कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। यानी भाषा के भ्रमजाल से इतना करने के बाद कभी सोचा कि जब घुमा दिया, फिरा दिया, उल्टा पुल्टा करके इधर से उधर भाषा को किया, शब्द को किया, लेकिन वो सोचा कि अगर ऐसा करने से या तो बात मेरी बन जाए या भाषा के चक्कर से मेरी बात अलग हट जाए। लेकिन बात ऐसी नहीं हुई, बात और टेढ़ी हो गई। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली। जितने ही भाषा के चक्कर में कवि या कोई भी रचनाकार फंसता है, उतने ही उसकी बात और पेचीदी होती चली जाती है। अब कवि क्या करता है, रचनाकार क्या करता है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, कुमार नारायण जी कहते हैं कि जो रचनाकार है, जो कहने वाला है, वक्ता है,
वो बिना सोचे समझे उस कविता जो भाषा के भ्रम जाल में फंस गया था, रचना फंस गई थी, उसको बिना समझे उसके पेज को खोलने लगे। अब पेज को खोलने के लिए हमें उसकी सीधी दिशा में जानी चाहिए, लेकिन धैर्य नहीं था। उसे लग रहा था कि जल्दी से अपनी बात को रो के सामने रखूं। इसी जल्दी में वो भाषा को उल्टा ऐंठना शुरू कर रही है, पेज को उल्टा खोलना शुरू कर दिया। उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, पेज को वह उल्टा कसता चला जा रहा था, खुलने के बजाय वह कस रहा था। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह-वाह। कविता का अर्थ हम निचली पंक्ति से उठाते हैं कि तमाशबीनों की शाबाशी और वाह-वाह सुनकर रचनाकार जो है वो अपनी भाषा में खूब उलट फेर करता है, कभी इधर जोड़ता है, कभी उधर काटता है, कभी इधर उलटता है, कभी उधर सोचता है। तो ऐसे करने में कविता और पेचीदी होती चली गई, उसका पेज खुला नहीं बल्कि और बातें टेढ़ी हो गई, पेचीदी हो गई। कभी ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि भाषा के लालित्य को देखकर, शब्दों को, सुंदर सुंदर शब्दों को देखकर जो तमाशबीन थे, जो श्रोतागण थे, वे वाहवाही कर रहे थे, शाबाशी दे रहे थे। कभी इसी में अपने भाव को कहने में सफल नहीं होता है। वह भाषा के लालित्य में, भाषा के ब्रह्मजाल में शब्दों को चुन चुन कर सायास प्रयास करके जब डालता है तो उसके जो बहुत ही सरल भाव थे, सहज भाव थे, वे भाषा के चक्कर में पेचीदा हो गए। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कहता है कि जो रचनाकार है अपनी बात को कहने के लिए वो चाह रहा था कि मैं सीधी बातों को कह दूं, लेकिन भाषा में वह इस तरह बुरी तरह फंस गया कि उसे डर था कि हमारे भाव कहीं भाषा में दब न जाए। वही हुआ, वो भाषा में भाव दब गया। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। काफ़ी प्रयास करके जो भाषा सजाया था उसके कारण उस भाव का, उस कविता की आत्मा मर गई। और जब कविता की आत्मा ही मर गई तो कविता का लालित्य, कविता का सौंदर्य ही खत्म हो गया। केवल शब्दों के जाल से कविता सुंदर नहीं होती है। अगर कोई आदमी सुंदर वेश बनाकर चला जाए और उसके अंदर में जो बातें हैं कहने के लिए वो सुंदर नहीं हो, संप्रेषणीय नहीं हो, भाव में कसावट नहीं हो, भाव में कोई शक्ति नहीं हो, तो सुनने वाला शब्दों को जाल से केवल क्षण भर के लिए वाह तो कर सकता है, लेकिन उसका सौंदर्य नहीं रहता है, खत्म हो जाता है। और कवि कहता है कि यही भाषा के कारण उसके भाव की जो चूड़ी थी, भाव में जो कसावट था, वो खत्म हो गया। अब इसमें जो चित्र बनाकर कविता में कवि दिखा रहा है कि इस प्रकार से वो जो भाव थे उसमें यह इस तरह से लहर बना हुआ था और उसको जब हम उल्टा कसते चले गए तो वो खांच खत्म हो गया और वह कील की तरह हो गया। यानी जो भाव था उसमें उस भाव की आत्मा ही मरने लगी। किसके चक्कर में? भाषा के चक्कर में। सुंदर सुंदर शब्दों को, सुंदर सुंदर भाषा को जोड़ने में उसके भाव की जो आत्मा थी, जो कहना चाहता था, वो ही खत्म हो गया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब कवि कहता है कि जो सीधी सादी बात थी वो ऐसी बुरी तरह से उसकी चूड़ी मर गई, उसकी आत्मा मर गई, उसे मैं वहीं पर ठोक दिया। अब जिस पेज में अगर उसका खांच खत्म हो जाता है तो उसको ठोक देने से उसमें अंदर में वो कसता नहीं है, उसकी कसावट नहीं होती है, वो सशक्त नहीं होता है, मजबूत नहीं होता है, वो कमज़ोर अंदर से होता है, ऊपर से तो देखने में सुंदर होता है। तो कवि कहता है कि इस प्रकार से भाषा के चक्कर में उसके भाव फंस गए। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था न ताकत। ऊपर से जब कील ठोक दिया, जब उसकी चूड़ी मर गई तो वो सीधा सीधी कील को ठोक दिया। तो ठोकने पर ना तो उसमें अंदर से उतनी कसावट थी और ना ही उसमें उतनी ताकत थी भाव की। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। अब देखो बच्चे, यहाँ पर बात ने के बाद कौमा है, यानी बात ने पसीना पोंछते हुए देखकर पूछा। किससे? कवि से, रचनाकार से। एक शरारती बच्चे की तरह बात, एक शरारती बच्चे की तरह जब कवि थक कर चूर हो गया, पसीने पसीने हो गया, तो अपना पसीना पोंछ रहा था, तो बात रूपी शरारती बच्चे ने उससे पूछा
कि भाई तुम अपने भाव को जब कहने जा रहे थे तो उस भाव में क्या तुम कभी सहूलियत से भाषा को नहीं सीखा था सजाना? आपने प्रयास करके जबरदस्ती भाषा को उसमें लाया, जिससे उसके भाव की आत्मा ही मर गई। तो लालित्य नहीं रहा, उसमें वो कसावट नहीं रही, उसमें वो ताकत नहीं रही। इसलिए यहाँ पर कवि कहता है कि कोई भी रचना में, कोई भी कविता में ताकत कब आएगी? जब उसमें अनायास ही भाव, यानी सहज रूप से जो भाव आते हैं, सरल रूप से जो भाषा आती है, सहज रूप से जो हमारे शब्द आते हैं, उससे हमारे भाव ज़्यादा संप्रेषणीय होते हैं, उसमें हमारे भाव ज़्यादा ताकतवर होते हैं, वो श्रोतागण तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं भाव। कविता या कोई भी रचना को जब हम पढ़ते हैं और पढ़कर समझते जाते हैं तो उसके रस का आनंद लेते हैं, और जब हम उसके शब्दों का अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे, जब हम उसके भाषा को समझ ही नहीं पाएंगे, तो उसका अर्थ भी हम ग्रहण नहीं करेंगे और हमें उस तरह से आनंद की अनुभूति भी नहीं होगी। कहा जाता है कि कविता में ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। तो जब तक हम किसी रचना के शब्द को या उसकी भाषा को नहीं समझेंगे, तब तक उसके भाव को हम नहीं समझ पाएंगे। और कभी कभी भाव भाषा और शब्द के चक्कर में दब जाते हैं और भाषा और शब्द ऐसे उस पर चमकने लगते हैं कि उसके भाव के अंदर की आत्मा मर जाती है, कसावट खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से दोनों कविता के माध्यम से कुंवर नारायण जी कविता को कविता के बारे में बता रहे हैं, कविता कैसी होनी चाहिए। धन्यवाद बच्चे, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।